लास्ट लेक्चर में हमने क्रमचय पढ़ लिया था, उसके डेफिनेशंस पढ़ ली थी। तत्समक क्रमचय क्या होता है, प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और क्रमचय पढ़ा था कि क्या होता है। अब थ्योरम है उसकी बेस पर और कुछ डेफिनेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले क्रमचयों का ग्रुप या सममित ग्रुप, कि क्रमचयों का ग्रुप और सममित या फिर उसे जिसे सममित ग्रुप भी कहते हैं, क्या होता है। तो क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप होता है जिसे सममित ग्रुप कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्रमचयों का समुच्चय, यानी मैंने जब आपको क्रमचय पढ़ाया था तो उसमें एग्जांपल S2 भी करवाया था, S3 भी करवाया था। S2 के दो क्रमचय थे, F1 और F2, और S3 ये S2 के क्रमचय थे और S3 के क्रमचय 6 थे, F1, F2, F3, F4, F5 और F6। 6 क्रमचय S3 के थे और 2 क्रमचय S2 के थे। तो ये पूरा क्या बनाया था, हमारा एक सेट बना था, ये S2 और ये S3। तो अगर ये क्रमचयों का समुच्चय यानी ये पूरा सेट जो हमारा बना था, ये अगर समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए, कि किसके लिए, गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप होता है। परिमित यानी अवयव संख्या से क्या हो, परिमित हो, और ग्रुप हो यानी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अगर ये क्रमचयों का समुच्चय यानी S2 जो S3 है, ये क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए परिमित ग्रुप है, तो उसे क्या कहते हैं, सममित ग्रुप कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारी थ्योरम, और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इस चैप्टर से। तो n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है यही हमारी थ्योरम बन रही है। n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय, ये तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेट में n अवयव है तो उसके कितने क्रमचय होते हैं, फैक्टोरियल n। और अब उन क्रमचयों का समुच्चय इसका ये है, इस S3 का ये था। इसी तरीके से Sn का मैं अगर निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, F1, F2, F3 और Fn, और उस क्रमचयों का समुच्चय को किससे डिनोट किया है, Pn। आगे बात समझ में, तो हमें यही प्रूफ करना है कि n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय जिसे किससे डिनोट किया है, Pn, यानी उसमें n एलिमेंट है, अवयव है इसमें, और n अवयव है तो क्रमचय कितने होंगे, फैक्टोरियल n होंगे, F1, F2, F3, Fn, जिसे किससे डिनोट कर दिया, Pn से। ये तो ये क्या है, क्रमचयों का समुच्चय। मुझे यही प्रूफ करना है कि ये जो Pn है वो गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। अब परिमित ग्रुप यानी ग्रुप प्रूफ करना है मुझे, तो 4 प्रॉपर्टीज मुझे पता है, संवृतता जो जिसे द्विचर संक्रिया, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। स्टेटमेंट क्लियर है। अब प्रूफ के लिए देखिए, तो मैंने मान लिया कि Fg बिलोंग्स टू Pn। इसका क्या मतलब है कि मैंने ये जो क्रमचयों का समुच्चय Pn दिया हुआ है, इसमें से मैंने 2 क्रमचय ले लिए, F और G, अर्थात F तथा G एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण n अवयवों के किसी परिमित समुच्चय S इज इक्वल टू x1, x2, x3, xn पर। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक सेट है S जिसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और इन सेट के ही n अवयवों का क्रमचय F और G है, जो क्या है, एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि क्रमचय किसे कहते हैं, अगर स्वयं पर ही वो क्या हो, एकेकी आच्छादक हो। तो जो F और G मैंने किससे माने हैं, इस Pn से 2 क्रमचय मान लिए हैं, जहाँ F और G दोनों ही क्या, एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, किसमें, S के n अवयवों के परिमित समुच्चय, यानी S मेरा एक परिमित समुच्चय जिसमें n एलिमेंट है, जिसके 2 क्रमचय हैं F और G, जो एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, और ये किससे भी बिलोंग करेंगे, Pn से। क्लियर है। और हम जानते हैं कि 2 एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त संयोजन भी एक एकाकी आच्छादक फलन होता है। एक चीज हमें जाना कि 2 एकेकी, अगर कोई भी 2 फलन है, ठीक है, और दोनों ही फलन एकेकी आच्छादक फलन है, तो उन दोनों फलों का जो संयुक्त संयोजन होता है वो भी क्या होता है, एकेकी आच्छादक फलन होता है। तो 2 एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त संयोजन भी एक एकेकी आच्छादक फलन होता है। यानी Pn के किन्हीं 2 क्रमचयों का गुणन भी एक Pn का क्रमचय होगा। तो यानी जो Pn के मैंने कोई 2 क्रमचय लिए, उन दोनों क्रमचयों का जो गुणन होगा वो भी क्या होगा, एक क्रमचय होगा, जो किसमें बिलोंग करेगा, Pn में ही बिलोंग करेगा। यानी अगर F एक क्रमचय है Pn का और G एक क्रमचय है Pn का, जहाँ F और G दोनों ही एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो इन दोनों का संयुक्त संयोजन हो गया वो भी क्या होगा, एक
क्रमचय होगा और वो किसमें, सॉरी, ये दोनों एकाकी आच्छादक फलन है, तो इन दोनों का संयुक्त संयोजन भी क्या होगा, एकाकी आच्छादक फलन होगा। और यानी ये जो क्रमचय का गुणन है वो क्या होगा, एक क्रमचय होगा जो किसमें बिलोंग कर गया, Pn में। तो मैंने Pn के दो क्रमचय ले लिए थे जिनका गुणन भी किसमें बिलोंग कर गया, Pn में बिलोंग कर गया, यानी Pn में क्रमचय गुणन संक्रिया संवृत है। आप इस S वगैरह पे कंफ्यूज मत होना, ये मेरा सेट है, S परिमित समुच्चय है जिसमें क्या है, n अवयव थे, ठीक है। अब इसमें n अवयव है तो इसके टोटल क्रमचय कितने होंगे, फैक्टोरियल n बनेंगे, जो f1 f2 f3 f4 से, और उसी का सेट क्या है, Pn है। क्लियर है, तो ये तो प्रूफ हो गया समृत। अब बात करते हैं साहचर्य का। तो एक चीज याद रखना कि फलनों का जो संयोजन होता है वो कैसा होता है, सहचारी होता है। वो आप चाहे प्रूफ करके देख लें, फलनों का संयोजन आपको सहचारी ही मिलेगा। यानी अगर एफ जी और एच तीन क्रमचय है Pn के, तो एफ जी एच यानी फोग, ठीक है, ओ एच, और चूंकि फलनों का संयोजन सहचारी होता है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखती हूँ। तो यानी क्रमचय गुणन समुच्चय क्या है, Pn में सहचारी है। क्लियर है ना। अब बात करती हूँ तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखिए आपको ये तो पता ही है कि तत्समक अवयव क्या हो, इसमें क्रमचय होगा कि तो आपको एक चीज तो ये, या पहले मैं इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज आपको समझाती हूँ। जब मैंने S2 आपको डिफाइन करवाया था और S3 जब मैंने आपको डिफाइन करवाया था, तो S2 में दो एलिमेंट थे जिनमें इनकी क्या थी, एक इमेज तो खुद की खुद थी। आप इसी तरीके से तो क्रमचय बनाए थे आपने, और जब इसके 6 क्रमचय बनाए थे तो उसमें एक क्रमचय क्या था कि एक क्रमचय ऐसा था जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज क्या थी, वो स्वयं थी, यही थी। अब आप इनकी खुद किसी से भी, कोई से भी क्रमचय से गुणन संक्रिया कराओगे, आपको वही क्रमचय क्या मिल गया, वापस मिल जाएगा, चाहे आप ट्राई करके देख लेना। तो ये क्या है आपका, आई है, यानी तत्समक अवयव है। आगे बात समझ में, यहाँ पर आई होगा जो तत्समक अवयव, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, खुद होगी। तो यहाँ पर जब इसके फैक्टोरियल n क्रमचय बनेंगे, उन फैक्टोरियल n क्रमचय में एक क्रमचय तो आप इसी तरीके से बनाओगे कि x1 की इमेज x1, x2 की x2, x3 की x3 और xn की xn, और आप इस क्रमचय की किसी के साथ भी गुणन संक्रिया कराना, आपको वही एलिमेंट क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो यानी, और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो यानी क्रमचय गुणन संक्रिया में तत्समक अवयव भी उपस्थित है, वो क्या है, आई है। तो स्पष्ट है कि I belongs to Pn तथा यदि xi belongs to S तो for all f belongs to Pn। इसका क्या मतलब है, I का मतलब है तत्समक, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, खुद है। वो किस में बिलोंग करे, वो भी एक क्रमचय है जो कि किस में बिलोंग करे, क्रमचयों के समुच्चय Pn में। तथा xi belongs to x, जो xi मैंने लिया x1 x2, जहाँ i की वैल्यू 1 से लेकर n होगी। मैंने अभी तो आपको यहाँ पे समझाया था ना, x1 x2 x3, ये देखिए ये सेट रहा। तो हर एक एलिमेंट किसका है, S का है। क्लियर है। तो मैं प्रत्येक F के लिए, यानी Pn में से कोई भी क्रमचय ले लूँ, प्रत्येक F के लिए जब मैं उसकी I से गुणन संक्रिया कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से F मिल जाएगा। तो यानी FOI इज इक्वल टू F, यानी I क्या है, Pn का तत्समक अवयव है। क्लियर है ये चीज ना। अब देखिए इसकी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या होगा। मुझे ये तो पता है कि F S से S पर क्या एक एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। अगर F S से S पर एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है तो याद रखना, तो किसी भी जो मैपिंग होती है उसका जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होता है, एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तो अगर F S से S पर एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है तो F इनवर्स भी क्या S से S पर एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। यानी प्रत्येक F बिलोंग्स टू Pn के लिए F इनवर्स क्या है, बिलोंग्स टू Pn, इसका प्रतिलोम अवयव है। क्यों है कि अगर F की F इनवर्स से संक्रिया कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, तत्समक अवयव मिल जाएगा। क्लियर है। तो यानी Pn में प्रत्येक क्रमचय का क्या है, प्रतिलोम विद्यमान है। तो यानी इसीलिए जो समुच्चय मेरा जो Pn है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है, परिमित ग्रुप है, जिसे सममित ग्रुप कहते हैं। और मुझे यही प्रूफ करना था। क्लियर है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस है। चक्रीय क्रमचय या चक्र, कई बार चक्रीय क्रमचय के रूप में पूछ सकते हैं या चक्र, डेफिनेशन सेम है। अगर चक्र पूछता है तो यहाँ मैंने डेफिनेशन में जहाँ क्रमचय लिखा है वहाँ चक्र लिख देना, और चक्रीय क्रमचय पूछा हो तो क्रमचय एज इट इज। क्लियर है। तो देखिए चक्र या चक्रीय क्रमचय, किसी समुच्चय S का कोई क्रमचय सिग्मा एक चक्रीय क्रमचय अथवा चक्र कहलाता है यदि S का एक ऐसा परिमित उप समुच्चय S विद्यमान हो
कि सिग्मा ऑफ A1 इज इक्वल टू A2, सिग्मा A2 इज इक्वल टू A3, सिग्मा A3 इज इक्वल टू A4, सिग्मा A5 इज इक्वल टू A1 तथा सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू x जहाँ x बिलोंग्स टू s, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू A1, A2, AR। देखिए इस डेफिनेशन को समझ, अगर चक्र पूछे तो क्रमचय की जगह आप चक्र लिख देना। किसी समुच्चय S का कोई क्रमचय सिग्मा, मैंने इस समुच्चय S का क्रमचय डिफाइन किया है, वो है सिग्मा। चक्रीय क्रमचय कहलाएगा अगर इस S का एक उप समुच्चय जो कि कैसा हो, परिमित हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि सिग्मा ऑफ A1 क्या दिया हुआ है आपको, सिग्मा ऑफ A1 इज इक्वल टू A2, सिग्मा A2 इज इक्वल टू A3। इसका क्या मतलब है कि A1 की इमेज क्या हो, A2 हो, A2 की इमेज A3 हो, A3 की इमेज A4 हो और लास्ट वाला जो अवयव होगा उसकी इमेज A1 यानी प्रथम अवयव। यानी हर एक अवयव का जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कैसा हो, उसके आगे अगला आने वाला अवयव ही क्या हो, उसकी इमेज हो, तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय क्रमचय या फिर चक्र कहलाता है। एक सेकंड रुकिए, करती हूँ। हाँ देखिए, तो किसी भी समुच्चय S का कोई भी क्रमचय या कोई भी चक्र कहलाता है अगर एक ऐसा समुच्चय विद्यमान हो कि हर एक अवयव की जो इमेज है, प्रतिबिंब, वो उसके आगे आने वाला अवयव हो और जो अंतिम अवयव हो उसकी इमेज क्या हो, प्रथम अवयव हो। तो यार इसका मतलब ये कि सिग्मा ऑफ A1 इज इक्वल टू A2, इसका मतलब है कि A1 की जो इमेज है वो क्या है, A2 है, A2 की इमेज A3 है और A3 की इमेज A4 है और जो लास्ट का एलिमेंट है AR, उसकी इमेज प्रथम अवयव है A1। तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है। यानी सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू x जहाँ x बिलोंग्स टू s, और साथ में क्या है कि सिग्मा ऑफ x की इमेज क्या हो, x ही हो, जहाँ x किसका एलिमेंट होगा, s का एलिमेंट होगा, लेकिन x इस A1 में से लेके AR तक बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि ये तो उप समुच्चय था इसका, और आपको ये तो एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर करा दूंगी। तो कोई भी समुच्चय S का कोई भी क्रमचय या सिग्मा या चक्र कहलाता है अगर उसके प्रत्येक अवयव की जो इमेज यानी प्रतिबिंब होता है वो आगे आने वाला अवयव हो और अंतिम अवयव की इमेज है वो क्या हो, प्रथम अवयव हो, तो क्या कहलाता है, चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है। इस चक्रीय क्रमचय सिग्मा को निम्न एक पंक्ति के संकेतन में द्वारा व्यक्त है। जो ये चक्रीय क्रमचय है इसको एक पंक्ति में भी शो कर सकते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू A1, A2, A3 अप टू AR। देखिए जब पंक्ति के रूप में भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि A1 की इमेज A2 है, A2 की इमेज A3 है, A3 की इमेज A4 है और AR की इमेज A1 है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर पंक्ति में शो कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की इमेज ये होगी, इसकी ये होगी और इसकी ये होगी। आगे आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं और लास्ट वाले की इमेज ये है, लिख दिया, जिसमें प्रत्येक अवयव का सिग्मा प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव है तथा अंतिम अवयव का सिग्मा प्रतिबिंब प्रथम अवयव है। नाउ इस पंक्ति संकेतन में अवयवों की संख्या चक्र सिग्मा की लंबाई कहलाती है। यानी इस सिग्मा संकेतन में जितने भी अवयव होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी, वो क्या कहलाती है, चक्र की लंबाई कहलाती है। क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखिए, आपको सिग्मा दिया हुआ 2, 4, 5, 6 और किससे बिलोंग कर रहा है, S6 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 इज बिलोंग्स टू S6। देखिए सबसे पहले तो मैं लंबाई बता देती हूँ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो यानी इस चक्र की लंबाई कितनी है, 4 है। क्लियर है, इसकी लंबाई 4 होगी। अब हम इसकी बात करते हैं अवयव की, इसका क्रमचय हम डिफाइन करते हैं कि वो किस तरीके से। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आपको इस तरीके के एलिमेंट दिए और बिलोंग कर दिया S6 में, तो यानी यहाँ पर आपको S6 दिया और आपको पता ही SN में कितने एलिमेंट होते हैं, N, यानी इस S6 में कितने एलिमेंट हैं, आपको 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ 4 एलिमेंट दिए, 2, 4, 5 और 6। इसका मतलब यहाँ तो है कि 2 की इमेज 4 है, 4 की 5 है, 5 की 6 है और 6 की 2 है। यहाँ 1 और 3 नहीं है,
तो इस चीज का ध्यान रखना, 1 और 3 नहीं है, इसका मतलब जो अवयव इसमें नहीं दिए हुए उसका मतलब ये होता है 1 और 3 की उनकी इमेज वो सेम ही है, यानी 1 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 3 है। आगे ये बात समझ में आपको क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब मैं इसका क्रमचय बनाती हूँ सिग्मा का, तो क्योंकि एलिमेंट तो 6 लिखूंगी, याद रखना एलिमेंट आपको 6 लिखनी है, यानी कि 4 ही लिखो, एलिमेंट 6 के 6 लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ 1 और 3 नहीं दिए, इसका मतलब है 1 और 3 की इमेज क्या है, 1 की 1 है और 3 की 3 है। जो अवयव नहीं दिए होंगे सेट में, इसका मतलब ये कि उनकी जो प्रतिबिंब इमेज है वो सेम ही है। तो 1 की इमेज क्या हो गई 1, 2 की इमेज बात करो, 2 की इमेज क्या है, आगे आने वाला अवयव यानी 4, 3 की इमेज 3 यहाँ है नहीं, 3 की इमेज कितनी हो गई 3, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 2। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखिए आपको मैं और ये 4 लंबाई का चक्र है, अब आपकी डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिग्मा A1 इज इक्वल टू A2, सिग्मा A2 इज इक्वल टू A3, सिग्मा A3 इज इक्वल टू A4। देखिए तो यहाँ पे हर एक अवयव की इमेज क्या है, उसके आगे आने वाला अवयव है, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 2, लास्ट वाले की प्रथम। अब मैंने यहाँ लिखा था कि सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू x, जहाँ x तो s में तो बिलोंग करेगा लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब देखिए 1 और 3 ये दो इसमें नहीं थे, 1 और 3 इस S6 में तो बिलोंग करेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट तो है ये, ठीक है ना। और सिग्मा ऑफ 1 यानी 1 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 3 है, 1 और 3 S6 में तो बिलोंग कर गए लेकिन इनमें से किसी के बराबर नहीं है, इसमें उपस्थित नहीं है। क्लियर है? तो ये होती है चक्रीय क्रमचय या फिर चक्र किसे कहते हैं। क्लियर है? आगे आपको समझ में ना। अब हम फाइंड करते हैं चक्र का प्रतिलोम, कि चक्र का प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए, किसी चक्र सिग्मा के अवयवों को विपरीत क्रम में रखने पर प्राप्त चक्र सिग्मा का प्रतिलोम कहलाता है और इसे सिग्मा इनवर्स से व्यक्त करते हैं। कह रहे हैं कि किसी चक्र सिग्मा के अवयवों को विपरीत क्रम में, हमारे पास एक चक्र दिया हुआ है सिग्मा और उस सिग्मा में अवयव दिए, अगर उसके अवयवों को विपरीत क्रम में रख दें, यानी पीछे की साइड से चलते हुए हम रखते हैं, ठीक है ना, पीछे साइड, तो उन क्रमचय सिग्मा के अवयवों को विपरीत क्रम में जब रख दोगे तो वो क्या कहलाता है, सिग्मा का प्रतिलोम कहलाता है और इसे सिग्मा इनवर्स से व्यक्त करते हैं। आप इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए। सबसे पहले तो मैंने ये कराया था 2 4 5 6, ठीक है, ये मेरा एक सिग्मा क्रमचय चक्र है। अब इसका जब मैं प्रतिलोम निकालती हूँ जिसे सिग्मा इनवर्स से मिलकर, तो क्या कह रहे हैं, अवयवों को विपरीत क्रम में रखने पर, यानी आप पीछे से स्टार्ट करोगे लिखना 6 5 4 और ये हो गया 2, ये क्या कहलाएगा, इस सिग्मा का प्रतिलोम कहलाएगा, इस चक्र का प्रतिलोम। आगे तो अवयवों को पीछे की साइड से लिखते जाओ, वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिलोम कहलाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 1 और 3 की इमेज 1 और 3 थी, इनवर्स में भी 1 और 3 की इमेज 1 और 3 ही रहेगी, 1 की 1 और 3 की 3 उससे, लेकिन बस ये इसका प्रतिलोम हो गया। आगे बात समझ में? तो यही है कि किसी चक्र सिग्मा के अवयवों को विपरीत क्रम में रखने पर प्राप्त चक्र सिग्मा का प्रतिलोम कहलाता है और इसे सिग्मा इनवर्स से व्यक्त करते हैं। जैसे सिग्मा था 2 4 3 5, सिग्मा इनवर्स हो गया, विपरीत क्रम में रखिए 5 3 4 2, और इसी को मैंने सेट किया है। देखिए यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट की इमेज प्रथम अवयव 2 की इमेज क्या है 5, 5 की 3 3 की 4, क्रम लिख दे क्योंकि यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है। इसी तरीके से आप ये f आपको दिया हुआ है, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में रखिए 6 5 4 2 3 1, ये हो गया। क्लियर है ना? देखिए अब क्रमचय या फिर चक्र की कोटि क्या होती है। अगर f एक परिमित समुच्चय S का एक n लंबाई का क्रमचय है तथा f की पावर n इज इक्वल टू i, जहाँ n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो n को क्रमचय f की कोटि कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी क्रमचय या चक्र की कोटि, मेरे पास एक परिमित समुच्चय S है, ठीक है, और उस परिमित समुच्चय S में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो वो n लंबाई का एक चक्र हो गया, परिसमुच्चय हो गया। और इस परिमित समुच्चय S का एक क्या है, क्रमचय है f, जो कितनी लंबाई का, n लंबाई का है, ठीक है। मेरे पास एक समुच्चय S है, वो कैसा है, परिमित समुच्चय। इस परिमित समुच्चय S का एक क्रमचय f है, वो कितनी लंबाई का, n लंबाई का है। और अगर तथा f की पावर n इज इक्वल टू i, कि अगर n जहाँ क्या है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर वो आपको क्या मिल जाए, की पावर n बराबर
आई मिल जाए यानी तत्समक अवयव मिल जाए तो ये n क्या कहलाता है, उस क्रमचय f की कोटि कहलाता है। अब ये f स्क्वायर भी हो सकता है, f क्यूब भी हो सकता है, यानी जब अगर वो तत्समक अवयव मिल जाए आप करते जाओ तो वो क्या कहलाएगा, आपका उस क्रमचय f की कोटि कहलाती है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यहाँ एक चीज देखिए आप, यहाँ आपको f दिया हुआ है 1 2 5 और 7 और बिलोंग किस में करवा दिया, S7 में। ठीक है, अब देखिए S7 में बिलोंग करवाया है, इसका मतलब यहाँ पे 7 एलिमेंट है। नाउ यहाँ 1 2 5 7 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, उनकी इमेज वो खुद है। आप F लिखिए, एलिमेंट साथ के साथ लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 5। क्लियर है। नाउ 2 की इमेज हमने 5 लिख दी है। दूसरा, अब 3 की यहाँ नहीं है, 3 की इमेज क्या है 3 है और 4 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 7, 6 की इमेज 6 और 7 की 1। ये हो गया f। अब मैं आपका f स्क्वायर निकालती हूँ। f स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को एज इट इज लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 5 3 4 7 6 1। ये एक, क्योंकि f स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, f इंटू f, ये लिखोगे। नाउ सॉरी, इंटू में f को दोबारा आप लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 2 5 3 4 7, एक सेकेंड सॉरी, 7 5 की इमेज है, 6 की इमेज 6 है, 1। अब फाइंड कीजिए इसका, तो आपको जो एफ स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब आपको 1 की इमेज यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे 2 की इमेज 5, आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 3 की इमेज 3, इस 3 की इमेज क्या है 3, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 1, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 7 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। अभी आपको ये आई नहीं मिला है ना, अब एफ क्यूब निकालिए, एफ क्यूब क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू एफ, यही हो जाएगा। देखिए आपका एफ स्क्वायर यहाँ पर सेम वही है, चेक कर लीजिए, 5 7 3 4 1 6 2 नीचे देखिए। ठीक है, नाउ अब एफ स्क्वायर इंटू एफ मैं निकालती हूँ, एफ स्क्वायर तो मेरा यही हो गया, ठीक है, एज इट इज यहीं पर ही। एफ क्यूब निकाल रही हूँ और एफ में अब लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एफ क्या था, ये रहा, इमेज लिख रही हूँ 2 5 3 4 7 6 1। नाउ अब देखिए इमेज निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 2 की इमेज 7, 7 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 5 की 1, 1 की कितनी है 2, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 7 की 2, 2 की 5। अब भी आपको आई नहीं मिला है, क्लियर है, एफ स्क्वायर निकल गया, एफ क्यूब निकल गया। अब मैं निकालती हूँ एफ 4, जो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, तो आप यहाँ पे भी एफ स्क्वायर लिख दोगे और यहाँ पर भी एफ स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ आपका, ये रहा एक एफ स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 3 4 1 6 2 1। इसका यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 3 4 1 6 2। ठीक है, अब इसके निकालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इमेज देखिए, यहाँ 1 की इमेज क्या है 5 और 5 की इमेज 1, इस तरीके से आपको निकाले। 2 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 5 की 1, 1 की 5, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 7। देखिए यहाँ हर एक अवयव की जो इमेज है वो क्या है खुद है, तो आपको क्या मिल गया आई, यानी f की पावर 4 इज इक्वल टू आई आपको मिल गया है। तो इस f की कोटि कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है, और अगर 4 पे नहीं मिलती तो आप f5 फाइंड करते, जिसे क्या लिख सकते हो f4 इंटू एफ। आगे बात समझ में, तो यानी f की कोटि कितनी हो गई
4 हो गई, मिल गया हमें तत्समक अवयव, यही कहलाती है किसी चक्र की कोटि। एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपको एफ ये दिया हुआ था, इसकी लंबाई भी क्या थी 4 थी और एफ की कोटि कितनी मिली है 4। तो इससे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं किसी भी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के बराबर होती है। स्पष्ट है कि किसी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के समान होती है, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 4। क्लियर है चीज, आगे हो गया आपको आपसे समझ में। नौ, पक्षांतरण, कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो पक्षांतरण कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, मेरे पास कोई भी चक्रीय क्रमचय चक्रीय अगर उसकी लंबाई 2 है तो क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। जैसे 1 4, इसकी लंबाई कितनी है 2, 2 6, इसकी लंबाई भी कितनी है 2, 3 5, इसकी लंबाई भी कितनी है 2। या तो किसी भी चक्रीय क्रमचय की अगर लंबाई 2 है तो क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। असंयुक्त चक्र, देखिए किसी समुच्चय S के 2 चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि उनको एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। अर्थात यदि क्रमचय f व g ऐसे हो कि f of x इज नॉट इक्वल टू x लेकिन g of x इज इक्वल टू x और f of x इज इक्वल टू x, इट इंप्लाइज g of x इज नॉट इक्वल टू x। देखिए क्या है डेफिनेशन असंयुक्त चक्र की, कि किसी भी समुच्चय S के 2 चक्र असंयुक्त चक्र कहलाते हैं अगर उनको पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर। और पंक्ति संकेतों में किस तरीके से, आप इस तरीके से तो व्यक्त करते हो, पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर उनका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। यानी जब उनका पंक्ति के संकेतों में व्यक्त करें तो उनमें कोई भी अवयव समान नहीं हो। यानी अब आपको यहाँ लिखा है कि f of x इज नॉट इक्वल टू x, इट्स इम्प्लाइज g of x इज इक्वल टू x। यानी यहाँ इस x की इमेज x, f में तो x की इमेज x नहीं है लेकिन g में x की इमेज क्या है x हो, इस तरीके से हो। यानी f में किसी अवयव की इमेज जो है वो g के अवयव की नहीं होनी चाहिए इमेज, और g में जो अवयव की इमेज है वो f के अवयव की नहीं होनी चाहिए। तो दोनों अलग अलग होते वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त चक्र। तो यानी जब उनको पंक्ति संकेतों में व्यक्त करें कोई भी अवयव क्या उनमें समान नहीं हो यानी उभयनिष्ठ नहीं हो बराबर, तो क्या कहलाता है, असंयुक्त चक्र। यहाँ देखिए सिग्मा 1 दिया है 2 4 5, सिग्मा 2 1 3 6। देखिए पंक्ति संकेतों में लिखा है इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि यहाँ 2 4 और 5 है, 1 और 3 दोनों में अलग अलग है, कोई भी अवयव यहाँ पर क्या है, समान नहीं है। और इमेज भी क्या है, अलग है। यहाँ देखिए यहाँ 1 की इमेज 1 है लेकिन यहाँ 1 की इमेज 3 है। यहाँ 2 की इमेज 4 है, इसमें 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट 6 तक। 2 की इमेज 4 है, यहाँ 2 की इमेज 2 है। यहाँ 3 की इमेज 3 है, यहाँ 3 की इमेज 6 है। यहाँ 4 की इमेज 5 है, यहाँ 4 की 4 है, यहाँ 5 की 2 है, यहाँ 5 की 5 है और यहाँ 6 की 1, यानी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। और यहाँ 6 की 6 है। क्लियर, तो किसी की इमेज भी सेम नहीं है, दोनों में इमेज भी अलग अलग है हर एक अवयव की, और कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए अगर इसकी लंबाई निकालते हैं, असंयुक्त चक्रों की लंबाई निकालते हैं हम, ठीक है, तो कभी भी असंयुक्त चक्रों की लंबाई कैसे निकाल, अब तक तो आपने F3 F4 से निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अगर असंयुक्त चक्रों की लंबाई निकलवाती वो कैसे निकलेगी, एलसीएम लेके निकलेगी। आप उसमें अवयव है उन सबका एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा वही उसकी लंबाई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये मेरे पास दिए हुए हैं, सिग्मा ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 6, इसमें कितने 2 और इसमें भी 2, इन सब का एलसीएम लीजिए क्या हो गए 6। तो इस सिग्मा की क्या हो गई है, कोटि 6। तो असंयुक्त चक्रों की जो लंबाई होती है वो इस तरीके से निकालोगे। अब तक तो ऐसे निकाला था, जो अवयव होते थे उस तरीके से निकाल लेते थे, लेकिन अब इसकी लंबाई, क्योंकि इस तरीके से आपको अवयव दिए जा सकते हैं, ये दो तो पक्षांतरण है, ये इस तरीके से, तो कैसे निकालोगे लंबाई, इन सब का एलसीएम लेके। इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 5 होते, इसमें 3 होते, इसमें 2 होते, 5 3 2 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो आएगा वही क्या होगी, असंयुक्त चक्र की लंबाई। क्लियर है, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज समझ में नहीं आई है या कोई भी डाउट होता मुझसे वापस से पूछ लेना, मैं फिर से रिपीट कर दूँ।